दिखाओ कहां तक पहुंच गए थे हम लोग। हाँ ठीक है, डार्क रिएक्शन के लिए हमने ये पढ़ लिया था कि डार्क रिएक्शन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर करती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं करती। लेकिन जो प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद है उनके ऊपर हम बोले तो निर्भर करती है डायरेक्टली। यस, तो लाइट रिएक्शन में कहीं पे भी कुछ डाउट आया है, पहले तुम्हें पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि लाल रंग का जब अवशोषण करते हैं वर्णक, तो उसकी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कि कोई चीज को हमने ज्यादा ऊर्जा दी, उसने ऊर्जा ग्रहण भी कर ली, लेकिन यदि वो हीट लॉस ज्यादा कर देगा, उष्मा के रूप में वह ज्यादा कर देगा, तो आगे ट्रांसफर क्या हो जाएगा? कम। तो नीले में ऐसा हो जाता है। और लाल प्रकाश में क्या होता है? लाल प्रकाश के अंदर वो जो ऊर्जा अवशोषित करता है उसका हीट की फॉर्म में लॉस कम करता है। कोई भी पिगमेंट के पास जब ऊर्जा आती है तो ऊर्जा का तीन काम करता है, वो तीन रूप से मतलब तीन चीजें होती है उस ऊर्जा के साथ। पहला होता है कि जब उसने ऊर्जा अवशोषित कर लिया तो पहला जब वो हाई एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, अब कुछ ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में व्यय कर देगा, कुछ ऊर्जा रेजोनेंस ट्रांसफर के द्वारा आगे भेज देगा, और बची हुई ऊर्जा जो होती है उसको इंफ्रारेड या फ्लोरोसेंस जो प्रदीप्ति वगैरह होती है उस रूप में व्यय कर देता है। तीन चीजें होती है, यानी जितनी ऊर्जा अवशोषित की उसका एक थोड़ा सा भाग ही रेजोनेंस ट्रांसफर में आगे गया है। अब उसके लिए दक्षता क्लोरोफिल की किस लाइट पे ज्यादा आती है? रेड लाइट पे, इसीलिए वो ज्यादा एफिशिएंटली रेड लाइट पे काम कर पाता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि हमने देखा है कि जो रिएक्शन सेंटर होते हैं वो किस प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहे हैं? लाल वाले क्षेत्र में। जनरल पिगमेंट बाकी जो भी कर रहे हैं वो उसको रेजोनेंस, और यदि लाल प्रकाश का सबसे ज्यादा अवशोषण हो रहा है तो इसका मतलब उस वाली रेंज के पास में फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो रीजन। ठीक है ना? ओके, और कोई? हाँ बच्चे, दोस्त किसके लिए लिखा है ये? कहां पे बताओ ना। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात एडीपी और एनएडीपीएच पे जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है तो इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। कि मतलब जो डायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट जिसको नहीं है, किसकी जरूरत है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है ना? सैद्धांतिक रूप से मतलब मुझे लग रहा है इंग्लिश वाली बुक किसके पास है? इंग्लिश वाली है ना किसी के पास? The latter are not directly driven, light driven, but are dependent on the product of light reaction. Hence, to distinguish the latter are called by convention dark reaction. By convention है वो, मतलब क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर नहीं निर्भर नहीं करता है, इसीलिए हम कन्वेंशनली उसको डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। समझ गए? मतलब इसको बोल रहे हैं कहने के लिए डार्क रिएक्शन है, नाम रख दिया ना इसीलिए। ठीक है? सैद्धांतिक मतलब यहां पर कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो बस निर्धारित कर दिया, हमने रख दिया नाम, उस टाइप की चीज है ना। झिल्ली तंत्र सही है ना? झिल्ली तंत्र का मतलब क्या हुआ? झिल्ली पे जो भी चीजें वो सब मिला के, भाई ग्रेना और स्ट्रोमा लैमली दोनों को ही हम क्या बोल रहे हैं? झिल्ली तंत्र। मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जो भी उसके अंदर मेम्ब्रेन की चीजें हैं। क्या ये ऐसा बोलता है बच्चे? देखो एनसीईआरटी की लाइन है ना, कंफ्यूजिंग है। तुमको लाइन पढ़ लेनी है, कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी से ही ध्यान रखना है। अब ऐसा लिख दिया होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर झिल्ली तंत्र होता है,
अब उनको लिखना क्या है, वो लिखना चाहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर झिल्ली तंत्र और स्ट्रोमा होता है क्या? झिल्ली तंत्र मतलब क्या? ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेला होता है, वो झिल्ली तंत्र है, मतलब झिल्लियों का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, तो क्या बोल दिया? झिल्ली तंत्र। अब उसी को लाइन में लिखते टाइम यदि वो ऐसे लिख दें कि ग्रेना में क्लोरोप्लास्ट के भीतर झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा सम्मिलित है, तो गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। हम तो गलत समझ पा रहे हैं इसको। कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक झिल्ली तंत्र है और एक स्ट्रोमा है। झिल्ली तंत्र के अंदर दो चीजें हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली। आई बात समझ में? तो उसका मीनिंग वो है, ठीक है। तो सेंटेंस कंफ्यूजिंग है तो है, अब क्या करेंगे? हाँ नहीं, लेकिन एग्जाम में चिंता मत करो, ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नीट में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? जब कोई जो पेपर सेटर होगा वो ऐसे क्वेश्चन बना रहा होगा तो उसके हाथ कांपेंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेगा, बोलेगा अरे ये तो मीनिंग से ही नहीं निकल रहा है, बच्चा तो इसमें उलझेगा। हाँ, तो इसीलिए वो उसके हाथ कांपेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन उसको किसने बोल दिया पैसे कमाने हैं? बोला अच्छा यही लाइन दूंगा मैं, इस पे होगी कंट्रोवर्सी, फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो पैसे भरेंगे। और मैंने तुम्हें एक बार कैलकुलेशन बताया था, ठीक है। तो इसीलिए मान के चलो, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा ना भाई। मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली बढ़ाता हूं और मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन भी बढ़ाता हूं, बोलता हूं कि एनसीईआरटी में लाइन यदि ऐसी दी हुई है तो इसको ध्यान भी रखना, बाय चांस आ जाए तो याद रहना चाहिए कि एनसीईआरटी में लाइन ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए, और एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी और लाइन है वो लाइन भी हमें पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में ये और लाइन लिखी हुई है, ठीक है। ओके, और बोलो। यदि 2 तो फर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी बस, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों ना चले? स्टैंड अप बच्चे, ये कैसी बातें करो, स्टैंड अप। क्या हम जो तुम्हें पढ़ाते हैं या जो तुम पढ़ते हो वो हाइपोथेटिकल होता है कि वी आर एज्यूमिंग ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, पढ़ लो? क्या ऐसा होता है क्या? हम तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? जो होता है, जो आज तक खोजा गया है। यदि वो प्रोसेस खोजी गई है तो तुमने पढ़ी है। क्या हमने अपने मन से ऐसा होता होगा वैसा होता होगा किया क्या? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं। वो होता है तो होता है, अब तुमको पता होना चाहिए। क्या क्या क्या? बैठो बैठो, समझ गए क्या? तो ऐसा क्वेश्चन माइंड में आना ही नहीं चाहिए। हम अपने मन से हाइपोथेटिकली नहीं पढ़ रहे, वो चलता है इसीलिए हमने पढ़ा। अब तुम बोलो सर वो नहीं चलता तो, अरे होता ही नहीं है, क्यों ही सोचें? जब उसका होने का संभावना ही नहीं है, नेचर में होता ही नहीं है, तो हम ऐसा क्यों सोचे ऐसा ना हो तो? अरे भाई होता है तो होता है, समझे? और तुम्हारा स्टैंड अप बच्चे, क्या ही फर्जी क्वेश्चन तुमने पूछा है स्टैंड अप। भाई PS1 हमने क्या बोला? मैंने तुमको दोनों बातें बहुत अच्छे से बताई कि यदि लाइट जो है उसकी बात करें तो लाइट चुन चुन के नहीं पड़ती है। मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा नहीं होता कि लाइट पहले चुन के PS1 पे आएगी, PS2 पे आएगी। PS1 बेचारा मुंह देख रहा है, लाइट मुझे कब मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कब मेरे पास आएगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस आयन के पास तब जाके लाइट जो है वो PS1 पे। ऐसे नहीं होता। मैंने तुम्हें क्या बताया कि लाइट जो है वो एक साथ दोनों ही फोटो सिस्टम पे पड़ती है, एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और इस तरीके से प्रकृति में ये प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास आया तो PS1 ऑलरेडी वेकेंट था, तभी उसने इलेक्ट्रॉन लिया, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं भाई। क्लोरोफिल के पास यदि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्यों लेगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन? लेगा ही नहीं। तो ऐसा होता है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया के में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की एक सीरीज देख रहे हैं, एक क्रम में देख रहे हैं, और बिल्कुल यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तुमने यदि पढ़ा होगा हिंदी वाले में तो
नहीं मैंने सेंटेंस पढ़ा है, बट इंग्लिश वाले में तो क्लियरली लिखा है कि जब हम उसको सीरीज में देखते हैं तब हम देखते हैं कि अच्छा PS2 पहले आया और फिर इलेक्ट्रॉन PS1 के बाद गया, PS1 बाद में आया, जब हम उसको सीरीज में देखते हैं। लेकिन जब हम उसको नेचर में देखेंगे कि नेचुरली क्या चल रहा है, तो PS1 PS2 का एक्साइटेशन एक साथ ही हो रहा होगा, दोनों एक साथ ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे। पढ़ा नहीं क्या था एनसीईआरटी में? पढ़ा ना? क्या मान ले? यदि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएगा, सुन लो मेरी बात, यदि तुम ये सोचते हो कि सर यदि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएगा तो क्या मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूं, तो तुम वो क्वेश्चन करने में सबसे आगे रहोगे। हाँ बिल्कुल बना सकता है, यदि पेपर का लेवल अच्छा करना हो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकता है, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्वेश्चन को सोचने में तुम सबसे आगे रहोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन खुद बनाने लग जाओ, कि तुमने जो है खुद ही हाइपोथेटिकल, क्योंकि तुम्हारा सोच का लेवल अभी वो उस लेवल पे नहीं है जहां पर कि तुम क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओ। ऐसा नहीं है, कर सकते हो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी, क्वेश्चन बनाने के बाद जो डिफरेंट एस्पेक्ट को सोचना होता है, वो सबका लेवल अभी तुम्हारा नहीं है। और यदि तुम वो काम करने लग गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा। जब हाँ मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन करने लग गए तो क्या होगा, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको जो क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हैं, जो पेपर में आते हैं, जो हमने कहीं देखे हुए हैं, कहीं हम करते हैं, हमें वो करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ तब भी होता है, कर दो इसको, तभी नहीं तब भी होता है। हाँ गलत है, इसलिए तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक को यदि तुम पढ़ने लोगे बहुत गलतियां मिलेगी। क्या चक्रीय प्रकाश संश्लेषण सिर्फ तभी होता है जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक होती है? नहीं भाई, PS1 को काम करना है, PS1 जो है वो 400-700 तक काम कर रहा है, तो चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया जो है वो भी 400 से 700 तक हो जाएगा। तो इंग्लिश वाली बुक में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में गलत लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए? जो लाइन लिखी हुई है, कहां पर, कौन सा टॉपिक था ये जल का विघटन, नहीं, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। इसको तभी की जगह तब भी कर लो, तब भी होता है। हाँ ऑल्सो, ओनली गलत है, ऑल्सो होना चाहिए, तब भी होता है। नहीं नहीं, उसमें सही से पढ़ो। अरे ऑल्सो लिखा है ना बच्चे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑल्सो अकर। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? तब भी, तभी नहीं तब भी। कब होता है चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण? तब भी होता है जब केवल 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट होती है, यानी कम पे तो होते हैं। ये तो गलत ही लिखा हुआ है, हाँ महा गलत है महा गलत है। एक लाइन में लिखा हुआ है फोटो सिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को उपलब्ध कराए जाते, महा गलत। कॉपी को प्रेफर करो, कॉपी नोट्स को। हाँ ये ठीक है, ये मतलब टेक्निकली रॉन्ग है, बट ये ध्यान रखना, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है केवल हर पर। गलत है, हाँ गलत है, केवल पौधों में गलत है। कुछ, हाँ कुछ एल्गी है, कुछ जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, कुछ जो है वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, उनमें भी होता है। हाँ तो सही होता। डायरेक्टली, हाँ इनडायरेक्टली है, बिल्कुल सही। हाँ देखो एनसीईआरटी
पढ़ो तो सही, लेकिन कुछ कुछ लाइन तुम्हें, मैंने तुम्हें क्या बोला है, याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला हुआ है। मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ो और उसकी जिस भी लाइन में तुम्हें दिक्कत लगती हो वो लाइन टीचर से जरूर से पूछ लो, वेरीफाई कर लो कि ये लाइन तो समझ नहीं आ रही, इस लाइन का कॉन्सेप्ट तो सर ने जो आज तक पढ़ा है उससे उल्टा है, ये तो कोई ऐसी बात हो गई जो आज तक सुनी नहीं थी। यदि इस टाइप का कोई भी लाइन एनसीईआरटी में मिलता है उस लाइन को जरूर से अच्छे से अंडरलाइन कर लो और उस लाइन को टीचर से पूछ के क्लियर कर लो। भारी काम नहीं है, पूरे चैप्टर में 5 लाइन नहीं मिलेगी ऐसी। हाँ 3 लाइन ही तो मिली, 3 लाइन तो मिली है, पूरे चैप्टर में 5 लाइन नहीं मिलेगी ऐसी, वो भी इस चैप्टर में ज्यादा है, किसी में तो एक भी नहीं मिलेगी, किसी में तो एक भी लाइन नहीं मिलेगी, पूरा चैप्टर ही तुमको समझ आ रहेगा, सब ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है। कुछ में तुम्हें मिलेगी तो मिलेगी तो ठीक है ना, हम लोग किस लिए हैं, पूछ लोगे, बात खत्म, बात खत्म, ये गलत लिखा हुआ है ऐसा होना चाहिए, बात खत्म। ये रिएक्शन सेंटर होगा बच्चे, रिएक्शन सेंटर होगा, अभिक्रिया केंद्र होगा। अच्छा इसमें भी है, तो फिर ये पता नहीं क्या है, ऐसे बना दिया, सुंदर लगे इसलिए बना दिया। क्या हुआ बच्चे? नहीं, ये सैद्धांतिक रूप से का मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअली नहीं, कन्वेंशनली, कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन जैसे हमने पढ़ा जब डार्क रिएक्शन, तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये टर्म जो है वो मिसनोमर है, गलत फहमी पैदा करने वाला शब्द है डार्क रिएक्शन, लेकिन फिर भी हम उसको डार्क रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें डायरेक्टली लाइट यूज नहीं होती तो उन्होंने उसका नाम रख दिया, तो उसी को हम कन्वेंशनली आज भी क्या बोल रहे हैं, डार्क रिएक्शन। कन्वेंशनली का मतलब वही जो लंबे टाइम से चला आ रहा है, किसी ने बोल दिया उसको हम वैसे के वैसे यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनली। और कन्वेंशनली का हिंदी में मुझे लग रहा है सैद्धांतिक रूप थोड़ा सा, हाँ क्या रूप से, परंपरागत रूप से होना चाहिए, हाँ सैद्धांतिक नहीं, सैद्धांतिक सही नहीं है वहां पे, सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी, तो छोटी कली नहीं, मतलब कॉन्सेप्चुअली या छोटी कली, तो ये थोड़ी अलग बात हो जाएगी। परंपरागत रूप से हम इसको जो है वो कन्वेंशनली हम इसको डार्क रिएक्शन बोलेंगे, है ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही होगा वो कन्वेंशनली, लेकिन थ्योरेटिकली बोलना थोड़ा गलत है, तब वो पूरा सही नहीं है। कन्वेंशनली ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। और भी कोई ऐसी लाइन? ठीक है, बाकी जहां पर भी तुम लोग फंसते हो एनसीईआरटी की लाइन में, तुम्हें यदि मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूं तो कोई बात नहीं है, मेरी लिखाई गई चीजें अवेलेबल रहेंगी, तो कॉपी खोलोगे वहां पर तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी। क्यों डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं वो अभी हमने लास्ट लेक्चर में सब लिखा है कॉपी में। हाँ पारंपरिक होता है, ये सही बता रहा है बच्चा, है ना, वो सैद्धांतिक की जगह बच्चे उसको पारंपरिक पढ़ोगे तो तुम्हें उस लाइन का मीनिंग सही लगेगा। चलो आगे बढ़ जाओ। डार्क रिएक्शन में हमने क्या देखा कि डार्क रिएक्शन जो है वो दिन में ही होती है, प्रकाश अभिक्रिया के साथ साथ में ही होती है, लेकिन इसमें प्रकाश का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं होता है, प्रकाश अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का रोल होता है। क्या हमने ये बात भी लिख दी थी कि यदि प्रकाश को बंद कर दे तो प्रकाश अभिक्रिया तो तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन अंधकार अभिक्रिया कुछ समय बाद बंद होगी, इसीलिए बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये रीजन था कि प्रकाश बंद कर दिया तो भी कुछ समय तक चल गई, लेकिन इससे मतलब जो है वो कई बार वो बिल्कुल अलग निकल जाता है कि लगता है अंधकार अभिक्रिया है, अंधकार में चलती होगी, ठीक है, तो वो गलत है, मिसनोमर टर्म है। चलो अगला लिखो, लिखो वैज्ञानिकों ने पाया कि, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, वैज्ञानिकों ने पाया कि अंधकार अभिक्रिया में, वैज्ञानिकों ने पाया कि अंधकार अभिक्रिया में
CO2 स्थिरीकरण का CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 3 कार्बन यौगिक PGA, पूरा नाम क्या है? फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कई बार ऐसे नाम को या तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल देते हैं या फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल देते हैं। अंतर क्या होगा? एक ही बात है क्या? दोनों एक ही बात है, सिर्फ अंतर क्या होता है? जैसे मान लो तुमने बोला एसिटिक एसिड और एसीटेट, अंतर है क्या कुछ? यदि हमने H+ निकाल के आयनिक फॉर्म में लिख दिया तो एसीटेट, और यदि पूरा का पूरा नॉर्मल फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में, तो एसिटिक एसिड। ऐसे ही होता है। फॉर्मिक एसिड, H हटा दोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। तो वैसे ही ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, बस अंतर किसका है? यदि आयनिक फॉर्म में देख लिया होगा तो ग्लिसरेट, न्यूट्रल फॉर्म में देखा होगा तो ग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या लिखा तुमने कि वैज्ञानिकों ने पाया कि अंधकार अभिक्रिया में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 3 कार्बन यौगिक PGA होता है तथा इस प्रक्रिया को C3 चक्र कहा गया। तथा इस प्रक्रिया को C3 चक्र कहा गया। काफी लंबे टाइम तक लोगों को यही लगता रहा कि इसका मतलब अंधकार अभिक्रिया में प्रथम उत्पाद C3 एसिड ही बनता है और C3 साइकिल ही चलती है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ पादपों में, सब में नहीं, कुछ पादपों में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन का यौगिक OAA होता है। यस, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये जो पाथवे था, इस पथ को क्या बोल दिया? C4 पथ। ठीक है, लिखो। बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, बाद में वैज्ञानिकों ने कुछ पादपों में पाया कि CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन यौगिक OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रथम 4 कार्बन यौगिक OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है तथा इस प्रक्रम को क्या नाम दे दिया? C4 पथ नाम दिया। तथा इस प्रक्रम को C4 पथ नाम दिया। तो जरा हम अब इन पथ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं C3 साइकिल की, C3 चक्र, या फिर तुम बोलोगे इसे केल्विन साइकिल। किसके द्वारा खोजा गया जानते हो? मेल्विन केल्विन। क्या उनके साथ और कोई? कौन? जे बाशम। पढ़ा था इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट के बारे में? नहीं कि सर कुछ पढ़ा ही नहीं होता। एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दिया जब से गलतियां देखी 2-4, तब से एनसीईआरटी पढ़ना ही छोड़ दिया? नहीं, पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। जो भी गलती, जो भी उसमें दिक्कत होती है मैं ही बताऊंगा तुमको, ठीक है? तो वहां पर तुमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो तुम्हें एक साइंटिस्ट का नाम और मिला होगा जिन्होंने केल्विन के साथ में मिलकर काम किया था C3 चक्र को खोजने में, जे ए बाशम। और उनके अलावा तीसरे साइंटिस्ट थे, वो थे बेंसन। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर C3 चक्र को खोजा। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसे
मेल्विन कैल्विन, इसे मेल्विन कैल्विन जे ए बाशम एवं बेंसन ने खोजा। यस, जे बाशम और बेंसन। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे दिन जैसी। जिसको बेसन दिख रहा है, लड़कियों को जो है वो कुछ भी दिख सकता है, आटा सब्जी। तुमको पकौड़ियां दिख रही है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पथ को खोजा। तुमने वहां पे पढ़ा होगा साइंटिस्ट के बारे में कि उस टाइम पे रेडियो एक्टिविटी जो है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, उसके बाद में न्यूक्लियर अटैक, तो उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी जो है उसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जो है वो देखे जा रहे थे। और लेकिन ये जो हमारे मेल्विन कैल्विन थे, ये उसी रेडियो एक्टिविटी का कुछ अच्छा उपयोग करने में लगे हुए थे, कुछ पाथवे को खोजने में लगे हुए थे। तो इसके लिए उन्होंने कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया था? C14 रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था। लिखो, नेक्स्ट लिखो, इन्होंने क्लोरेला एवं सेंडेस्मस एल्गी पर, क्या नाम है शैवाल का? क्लोरेला, सुना है तुम लोगों ने पहले भी। और एक और ग्रीन एल्गी सेंडेस्मस, ये दो ग्रीन एल्गी जिनके पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। इन्होंने क्लोरेला एवं सेंडेस्मस शैवालों पर, क्लोरेला एवं सेंडेस्मस शैवालों पर प्रयोग किए। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने रेडियो सक्रिय कार्बन C14, इन्होंने रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का प्रयोग CO2 के रूप में किया। CO2 के रूप में किया। नेक्स्ट लिखो, मध्यवर्ती एवं उत्पादों को, मध्यवर्ती एवं उत्पादों का पता लगाने के लिए, मध्यवर्ती एवं उत्पादों का पता लगाने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी, सुना है क्या? ऑटो रेडियोग्राफी सुना है क्या कभी? क्या होता है? जब जेनेटिक्स वगैरह पढ़ा होगा तुमने कि कोई डीएनए का क्रम है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है मान लो, कोई डीएनए का क्रम में पता लगाना ये डीएनए का क्रम वहां पर है कि नहीं है, तो क्या करते थे, इसी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री एक रेडियो एक्टिव प्रोब बनाते थे। यदि वो प्रोब जाके जुड़ जा रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस है, तो ये पता कैसे लगाया जाएगा कि वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव प्रोब होता था, उससे रेडिएशन निकलते थे, तो एक रेडियोग्राफिक फिल्म ले जाते हैं। रेडिएशन से फिल्म क्या होगा? एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, और जब हम उसको डेवलप करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी आ गई है, इसका मतलब वो सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो यदि, ध्यान देना सब बच्चे, अच्छा पहले ये लाइन कंप्लीट कर लो, फिर एक साथ ही बात कर लेते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी का प्रयोग किया, मध्यवर्ती एवं उत्पादों का पता लगाने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी का प्रयोग किया, तथा मध्यवर्ती एवं उत्पादों की संरचना, मध्यवर्ती एवं उत्पादों की संरचना का एनालिसिस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक द्वारा किया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, मध्यवर्ती एवं उत्पादों की संरचना का एनालिसिस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक द्वारा किया। यानी ये कुछ टेक्निक उन्होंने यूज की थी, अभी देखेंगे क्या है।
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक वही वाला है जो रोजलिन फ्रैंकलिन ने डीएनए की संरचना को पता करने के लिए यूज किया था। केमिकल स्ट्रक्चर या वो किस तरह की संरचना है वो पता लगता है इससे। तो ये टेक्निक ये भी यूज करते थे मेल्विन केल्विन। अब मान लो कि तुम ही हो मेल्विन केल्विन उस जमाने के और तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तुमने क्या किया, तुमने एक सेटअप तैयार किया, एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एकदम वैक्यूम क्रिएट करने के लिए पंप जैसा लगा हुआ है, अपनी मनचाही गैस भी तुम उसके अंदर भर सकते हो। उसके अंदर तुमने क्या किया कि कौन सा CO2 भर दिया तुमने उसके अंदर, रेडियो एक्टिव वाला C14 वाला। कौन सा CO2? C14 वाला। और तुमने क्या किया, उसके अंदर पानी और उसके अंदर ग्रीन एल्गी। कौन सा वाला ग्रीन एल्गी? क्लोरेला और सैंडेसमस रख दिया। अभी सेटअप अंधेरे में था, तुमने क्या किया, उसको उजाले में रखा, थोड़ी देर उजाले में रखा, वापस ले आया अंदर। और अब तुम देख रहे हो कि क्या वो जो एल्गी है उसके अंदर से रेडियो एक्टिविटी आ रही है कि नहीं। तुमने क्या किया, उस एल्गी को लिया और उसके ऊपर रेडियोग्राफ रखा, फिर उस रेडियोग्राफ को डेवलप किया, देखा अच्छा रेडियो एक्टिविटी आ गई। इसका मतलब वो CO2 कहां घुस गया है, एल्गी के अंदर। क्या एल्गी ने CO2 को फिक्स कर दिया? यस, फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया, किससे पता पड़ गया? ऑटो रेडियोग्राफी से। अब तुमको पता करना है कि वो कौन सा यौगिक है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक यूज होती है। इसके आधार पर पता लग गया कि ये तो कोई 3 कार्बन का उत्पाद है। यानी तुम्हें पता लग गया कि रेडियोग्राफ से मतलब क्रिस्टलोग्राफी से जो उत्पाद हमको दिख रहा है जिसमें रेडियो एक्टिविटी है वो 3 कार्बन का है, पता लग गया। अब यदि तुम मेल्विन केल्विन हो तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये जिस अब क्रियाकारक से जुड़ रहा था, जो ये प्राथमिक CO2 ग्राही था, ये कितने कार्बन का होगा? कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। यस, बिल्कुल सही। उनको लगा कि इसका मतलब 2 कार्बन का कोई यौगिक है जो CO2 से जुड़ रहा है और 3 कार्बन का एक उत्पाद बना रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को होने के लिए वापस से रखा, स्टार्टिंग से पिछली बार के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा देर के लिए रखा और फिर लेके आ गए। अब की बार चेक किया, अब की बार उनको रेडियो एक्टिविटी सिर्फ इसमें नहीं मिली, 3 कार्बन के बाद में उन्होंने देखा अरे 6 कार्बन के यौगिक भी रेडियो सक्रिय बन रहे हैं। क्या वो खुश हो गए होंगे? नहीं। कंफ्यूज हो गए? नहीं, वो खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा उत्पाद जो है वो इस CO2 से बन रहा है, 6 कार्बन का उत्पाद, तो रेडियो एक्टिविटी आनी चाहिए, उत्पाद में रेडियो एक्टिविटी आनी चाहिए। 6 कार्बन का यौगिक रेडियो एक्टिव मिलना मतलब एक्सपेरिमेंट सही चल रहा है कि उत्पाद जो है उसके अंदर ये CO2 कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद में ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये CO2 से ग्लूकोज बन गया, प्रोडक्ट बन गया, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा अब एक्सपेरिमेंट को पिछली बार से भी थोड़ा ज्यादा देर तक रखा गया। उन्होंने देखा कि इसके बाद में अब रेडियो एक्टिविटी मिलने लगी, 3 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन। इसका मतलब फुल स्टॉप नहीं है, अभी बातें और भी कुछ चल रही हैं, यानी ग्लूकोज बनने के बाद भी कुछ कुछ रिएक्शन और भी हो रही है। उन्होंने सोचा कि क्या हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा। केल्विन सोच रहे थे, उन्होंने बोला एक बार और काम करते हैं, इसको और भी ज्यादा देर के लिए रखते हैं, थोड़ी और देर के लिए रखा। अब की बार देखा उन्होंने कि इसके साथ साथ में 7 कार्बन का भी उत्पाद बन रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया अभी और भी चल रही है। फिर उसके बाद उन्होंने वापस से रखा और अब की बार देखा कि 5 कार्बन के उत्पाद जो है वो और बढ़ गए। लेकिन अब इसके बाद में वो बार बार रख रहे हैं तो भी यही मिल रहा है। उनको उम्मीद थी कि यदि ये एक चक्रीय प्रक्रम है तो 2 कार्बन का उत्पाद बनना चाहिए जो बार बार CO2 को फिक्स कर रहा होगा, तभी तो चक्कर चल रहा होगा। तो उनको उम्मीद थी, लेकिन 2 कार्बन का कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट नहीं मिला। इसका मतलब उन्होंने बोला इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का नहीं है। लास्ट में 7 कार्बन से 5 कार्बन यदि बन रहे हैं ज्यादा ज्यादा, तो कहीं ना कहीं यही वो है जो CO2 से जुड़ रहा है। उन्होंने बोला एक बार इसको सेट करके देखते हैं क्या चीजें सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यदि 5 कार्बन मान ले और उससे CO2 मिल जाए तो 6 कार्बन होते हैं, वो यदि टूट जाए तो 3 कार्बन के 2 उत्पाद बन सकते हैं। 3 कार्बन के उत्पाद 6 कार्बन से मिल सकते हैं, मतलब 3 कार्बन से 6 कार्बन के उत्पाद मिल सकते हैं।
3 कार्बन और 6 कार्बन यदि आपस में जुड़े तो 9 होते हैं, 5 4 बन सकता है। 4 3 से जुड़े तो 7 बन सकता है, 7 फिर 3 से जुड़े तो 10 बन सकता है, मतलब 5 के 2 बन सकते हैं, और 5 के उत्पाद बढ़ते जा सकते हैं। उनको बातें समझ में आ गई और उन्होंने पूरा एक चक्कर चला दिया जिसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। आई बात समझ में? क्या तुम लोग जब भी C3 साइकिल पढ़ते हो तो क्या ये सारी चीजें पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। इसका मतलब तुम बहुत ही शॉर्टकट में पढ़ते हो। फिर ये बच्ची ऐसा नहीं बोला कि सर तो यदि ये नहीं चले तो चलता ही है कि सर बीच में प्रोडक्ट ना बने। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं चीजें, लेकिन चलता है क्या पूरा प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप जिसमें ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा स्टेप जिसमें 3 कार्बन से 6 कार्बन का हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, इसको बोलेंगे रिडक्शन, और इसके बाद सारा का सारा जो है वापस ये बन जाना रीजनरेशन। तो हमने क्या किया, प्रोसेस को बहुत शॉर्ट में पढ़ा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रही थी तो हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा। जिसको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा मुझे अलग से पूछेगा। हाँ, किसी को ऐसा हो कि सर हमको तो पूरा ही बता दो आप, ठीक है, तो अलग से पूछ लोगे। बातें क्लियर हो गई सबको? तो ये जो 3 स्टेप हैं, अब हम आ जाते हैं स्टेप के ऊपर कि इस केल्विन साइकिल के अंदर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन बोले तो कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन बोले तो अपचयन, और रीजनरेशन बोले तो पुनरुद्भवन। देखो सब बच्चे, पता लग गया है हमें कि पहला CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन का यौगिक है। 5 कार्बन का एक कीटो शुगर होता है, नाम है राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। 5 कार्बन का एक कीटो शुगर होता है। शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोस। मतलब क्या कि जैसे मान लो 5 कार्बन का, कितने कार्बन का ये 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का यदि मैं तुम्हें शुगर बताऊं तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब सबके ऊपर क्या, OH ग्रुप, और एक या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। ऐसा कुछ बैलेंस कर लोगे क्या हाइड्रोजन से? सब जगह हाइड्रोजन लगा लोगे? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा राइबोस। ओज, ओज क्यों? क्या ये एल्डोज है? तो जो एल्डिहाइड वाला शुगर होता है, जो एल्डिहाइड वाला शुगर होता है उसमें ओज सफिक्स लगता है। क्या प्रत्यय लगेगा? ओज। लेकिन यहां पर ओज लगा हुआ है क्या? नहीं, यहां पर राइबुलोज उलोज लगा हुआ है। यानी ये एक कीटो शुगर है। कीटो मतलब क्या? कीटो ग्रुप ये वाला होता है क्या, 5 कार्बन एक पे कीटो, बाकी पे क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी। बाकी किससे बैलेंस करोगे? क्या ये दोनों आपस में आइसोमर हैं क्या? आइसोमर है कि नहीं है? बिल्कुल आइसोमर है बच्चे, बिल्कुल फंक्शनल आइसोमर है। यस यस, बिल्कुल आइसोमर है बच्चे। जब कीटो ग्रुप होगा तो सफिक्स लगेगा उलोज, राइबुलोज। उलोज लगा है मतलब कीटोज है। इसका एक्सेप्शन एक ही मिलेगा तुम्हें बस, कौन? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के नाम में क्या लगा हुआ मिलेगा? ओज, लेकिन वो कीटो वाला होगा, वो तुम्हें एक्सेप्शन मिलेगा।
अब जैसे मैं बोलूं एरिथ्रोस, समझ जाओगे क्या है, एल्डोस है। मैं बोलूं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोस, एल्डोस है। यदि मैं बोलूं जाइलोज, एल्डोज, सब में ओस लग रहा है, सब क्या है। लेकिन यदि यही मैं बोलूं जाइलुलोज, यस। यदि मैं बोल दूं लैक्टुलोज, कीटोस। आई बात समझ में। तो सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो जिसमें उलोज लगा होगा वो कीटोस होगा। क्यों ऐसा बता दिया, फ्रक्टुलोज नहीं होता है, फ्रक्टोज एक्सेप्शन, फ्रक्टोज एक्सेप्शन है। हाँ। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि क्यों ये बताया, क्योंकि मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है या प्राथमिक ग्राही कौन होता है। ऑप्शन में दे दिया 5 कार्बन का एल्डोस, 5 कार्बन का कीटोस, 4 कार्बन का एल्डोस, 2 कार्बन का कीटोस, मान लो ऐसे दे दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि वो राइबोलोज जो है वो 5 कार्बन का है और क्या है, एक कीटो शुगर है। पूरा नाम क्या है, 1,5-बिसफॉस्फेट। इसका मतलब क्या, पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है क्या। कैसा फॉस्फेट ग्रुप होगा, P, एक साइड में डबल बॉन्ड O, OH O-, ऐसे ही होता है क्या, HPO3-, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है क्या, यस। 1 नंबर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 1,5-बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को। तो यहां पर जो प्राथमिक CO2 ग्राही होता है वो राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट होता है। और ये कैसा यौगिक है, ये एक शर्करा है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, कीटो शर्करा है, जिसके अंदर पहले और 5वें कार्बन पे हम देख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये क्या हुआ, ये जुड़ा CO2 से, CO2 से जुड़ा। अब जब ये CO2 से जुड़ेगा तो प्रथम उत्पाद क्या बना, कितने कार्बन का, 3 कार्बन। 6 कार्बन का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो तो अस्थायी होगा, उसे हम उत्पाद नहीं बोलेंगे, वो अस्थायी मध्यवर्ती जैसा कुछ बन गया, जो तुरंत ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितना बनेगा, 1 की 2, 2। कैसा होगा, यदि संरचना की बात करूं तो कैसा होगा। क्या तुम ग्लिसरॉल को जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो अच्छे से, बहुत सारी बातें जानते हो। ये क्या है, क्या ये ग्लिसरॉल है क्या, अरे हाइड्रोजन अपने आप लगा लो मन से, यहां पे भी लगा दो। तो क्या ये ग्लिसरॉल है क्या, यदि मैं यहां पर एक O लगा दूं तो क्या यही ग्लिसरिक एसिड है क्या, क्या ये ग्लिसरिक एसिड दिख रहा है क्या, 1 2 3, तीसरे पे यदि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक, ये बन गया। क्या ये एक ट्रायोज है, क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये 3 कार्बन का एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, यस और नो, यस और नो, नहीं। कहां से ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अभी बताया मैंने तुम्हें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, या क्या एल्डोज या कीटोज है क्या, तो कैसे तुम कार्बोहाइड्रेट बोल दे रहे हो उसको, गलत बोल रहे हो ना। ये तो एसिड है, इसको क्या बोलेंगे, ये 3 कार्बन का एसिड है, ये 3 कार्बन का एल्डोज या कीटोज नहीं है, इसका मतलब ये शुगर नहीं है। क्या इसको कार्बोहाइड्रेट बोल दूं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 एसिड बना है, इसीलिए साइकिल का नाम है C3 साइकिल। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को। ये अभिक्रिया को करवाने वाला एंजाइम जो है उसका नाम क्या है, रुबिस्को। और इस रुबिस्को एंजाइम के बारे में तो तुम बहुत कुछ जानते हो। क्या इस धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, क्या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम, यस, पूरा नाम होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट C4 क्या, कार्बोक्सिलेज, और O4 क्या, ऑक्सीजिनेस।
इस एंजाइम की तारीफ क्या करूं, ये एंजाइम जो है एक बहुत ही दोगले किस्म का एंजाइम है, दोगला है बहुत। ऊपर वाले ने इसको बनाया और धरती पे भेजा प्लांट के अंदर की जाओ तुम RuBP को और CO2 को मिला देना। जब तुम इसको मिलाओगे तो आगे कुछ ऐसी प्रक्रिया चलेगी जिससे लोगों का भला होगा, उनके लिए जो है भोजन का निर्माण होगा। जाओ तुम ये काम करना। क्या है यहाँ पे काम कर रहा है, किस किस को मिला रहा है, राइबोलोज और CO2 को, लेकिन बीच बीच में ऑक्सीजन को भी मिला दे रहा है। अब जब ऑक्सीजन को मिलाएगा तो क्या यही प्रक्रिया चलेगी कि कुछ और चलने लग जाएगा? और वो जो चलने लग जाता है उसको बोलते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। श्वसन जैसी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में तो CO2 फिक्स होकर के भोजन बन रहा है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और यदि ये ऑक्सीजन को जोड़ देता है तो कार्बनिक पदार्थ के निर्माण के बदले कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल ही जाता है। अपना कार्बनिक पदार्थ खुद उल्टे टूट जाता है। बिल्कुल ही अपोजिट काम हो गया। दोगलापन है कि नहीं है? एक फूड बना रहा है और दूसरा फूड को ब्रेक कर रहा है। एक केल्विन साइकिल चला रहा है, यदि वो दूसरा काम करने लग जाए तो फोटो रेस्पिरेशन चला देगा। तो दो बिल्कुल अपोजिट टाइप के काम जो है ये करता है सेम ही एंजाइम, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ऑप्शन में तुम्हें दोगला नहीं मिलेगा बच्चे। बोले सर ऑप्शन में दोगला तो कहीं था ही नहीं। द्विक्रियात्मक या बाय फंक्शनल एंजाइम। क्या नाम होगा इस एंजाइम का? द्विक्रियात्मक एंजाइम, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों काम कर सकता है। और कब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ज्यादा होगी? जब O2 की सांद्रता ज्यादा होगी। जब CO2 कम O2 ज्यादा होते जाएगा। एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। बोले सर वातावरण में CO2 की सांद्रता 0.004% और वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता 21%। जमीन आसमान का अंदर है सर। पूरा ही O2 को ही फिक्स करता जाएगा, CO2 को फिक्स करेगा नहीं। O2 की सांद्रता बहुत ज्यादा है। O2 की सांद्रता CO2 के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा। तुम सोचो भाई ऐसा है ना, तो ये तो क्या करेगा? सिर्फ O2 ही फिक्स करता जाएगा? नहीं, जो सांद्रता है उस पे भी इसकी यानी CO2 की सांद्रता 0.003 या 4% होगी तो भी ये क्या करेगा? ये CO2 को ज्यादा फिक्स करेगा, O2 को बहुत कम करेगा। O2 यदि 21 से 22 हो जाए, 22 से 23 हो जाए, 23 से 24 हो जाए तो ऑक्सीजन का फिक्सेशन बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो दोनों का अपने अपने में कंपैरिजन हो रहा है, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना, अदरवाइज तुम्हारे माइंड में रॉन्ग पिक्चर बनेगी। बोलोगे कि यार तब तो फिर O2 ही फिक्स करना चाहिए इसको। ठीक है, तो इसने क्या किया? CO2 को फिक्स कर दिया। इसी प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया है? स्टेप 1, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन। ये जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं कि इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्यों इसको सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप बोल रहे हैं? क्रूशियल का मतलब क्या होता है? निर्णायक। यस, निर्णायक। जैसे तुम्हारे जीवन में नीट एग्जाम को क्लियर करना एक क्रूशियल स्टेप है। नहीं, यहीं से स्टार्ट हो रही है इसलिए नहीं। जैसे तुम्हारे जीवन में नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना एक क्रूशियल स्टेप है, वैसे ही जीवन में तो बहुत सारे स्टेप्स हैं भाई, हर कोई क्रूशियल है। आज क्या पढ़ रहे हो वो भी क्रूशियल, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप जो है वो, सही सोचो, सही सोचो, यस बिल्कुल सही। डॉक्टर अर्जुन ने बिल्कुल सही बात बता दी। ये बोल रहा है कि सर यहां पर ये बनेगा कि नहीं बनेगा इसका निर्धारण हो रहा है भाई। केल्विन चक्र चलेगा कि कहीं वो प्रकाश शोषण तो नहीं चला देगा, इसका निर्धारण इसी स्टेप पे हो रहा है।
क्योंकि रुबिस्को एंजाइम दोनों काम कर सकता है। तो क्रूशियल हो गया कि ये रुबिस्को कहीं ऑक्सीजन को तो नहीं जोड़ दे रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रकाश श्वसन चल जाएगा। तो केल्विन चक्र चलेगा या प्रकाश श्वसन चलेगा, इसका निर्धारण इसी स्टेप में इस रुबिस्को एंजाइम द्वारा हो रहा है, क्योंकि ये द्विक्रियात्मक एंजाइम है। तो ये एंजाइम प्रॉपर तरीके से CO2 को ही फिक्स करे, ये जरूरी होता है इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए इसको हमने बोला क्रूशियल। आई बात समझ में? क्रूशियल क्यों बोला? क्योंकि ये एंजाइम यहां पर धोखा भी दे सकता था, इसका भविष्य बदल भी सकता था। नीट एग्जाम क्लियर करना क्रूशियल है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर किस डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? इसलिए बोला। अब देखो PGA बन गया। अब ये PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है ट्रायोज फॉस्फेट में। 3 कार्बन के शर्करा को क्या बोलोगे? ट्रायोज बोल दोगे। शर्करा क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोज होता है कि नहीं होता है? ये क्या है? PGA एसिड है। क्या इससे तुम ट्रायोज बना सकते हो? क्या करना होगा? एक ऑक्सीजन की छुट्टी करवानी होगी। यदि इस ऑक्सीजन की छुट्टी करवा दो बस यहां से, तो तुम देखोगे कि ये तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज बन गया, यानी इसका नाम हो जाएगा, अभी क्या नाम है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड की जगह ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉस्फो, बोलो, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बदले क्या बन जाएगा? ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। और यदि ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा, दूसरा इसका यदि ये अपने आइसोमर में बदलता, तो जैसे भी हमने यहां पर देखा कि एक एल्डोज एक कीटोज में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये कीटो ग्रुप इधर आ जाता, OH इधर चला जाता, क्या नाम हो जाता? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नहीं हो जाता क्या? यहां पर आ जाता कीटो ग्रुप, यहां पर OH, यहां पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है तो एसीटोन फॉस्फेट। आई बात समझ में? रट रहे हो क्या? ध्यान से देखते जाओ एकदम। तो यहां पर PGA से क्या बन जाएगा? ट्रायोज फॉस्फेट का निर्माण हो जाएगा। यदि ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट है PGL DHA ये आपस में जुड़ जाए, तो जुड़ करके ये क्या बना सकते हैं? हेक्सोज बना सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यदि हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि फुल स्टॉप हो जा रहा है। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन करने के लिए इस ऑक्सीजन को लेकर भागने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर भागे और पानी पानी हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यानी इस प्रक्रिया को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? NADPH2 की। 2 हैं इसलिए 2 लिख रहा हूं। ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती है, पहले ही बता दूं, हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, मैंने तुमको पहले ही बोला। ये 2 स्टेप इसके बीच में और होते हैं, तो एक में ATP खर्च होती है और एक में NADPH2। तो इस तरीके से क्या होता है? इसका रिडक्शन हो जाता है, ये ADP और NADP में कन्वर्ट हो जाता है। यस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, वाटर जो है वो उधर से क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे H2 जो है ये ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बन जाएगा। क्लियर होगी बात सबको? तो क्योंकि यहां पर एसिड का रिडक्शन हुआ है और एल्डिहाइड बना है, दूसरे स्टेप का नाम क्या लिख दिया जाए? बोलो तुम लोग, रिडक्शन स्टेप लिख दिया जाए। क्या बात कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही है? कि 5 कार्बन का आया CO2 से जुड़ा, 6 कार्बन का मध्यवर्ती बनता जो कि अनस्टेबल था, तो टूट के 3 कार्बन के उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। वो 3 कार्बन का उत्पाद एसिड था, लेकिन हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, यानी एसिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्डिहाइड में, यानी इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। जो एसिमिलेटरी पावर है ATP NADPH2 वो यहां पर यूज होगी और क्या बन जाएगा? ट्रायोज फॉस्फेट बन जाएगा। PGAL और DHAP जैसे यौगिक बन जाएंगे। हाँ,
कोई नहीं, ये तो अभी अभी इसको समझते जाओ, बाकी मैं तुमको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा ही, तो ये सारी चीजें वहां पर डिटेल में आ जाएंगी कि कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होती है। ये तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ही बताया बहुत। तो अब ये ट्रायोज बन गया, ट्रायोज से हेक्सोज, लेकिन यदि मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है ये फुल स्टॉप लग चुका है, खत्म ही होगी बात आगे। जबकि अभिक्रिया देखी थी अभी हमने, अभी तुमको थोड़ी देर पहले केल्विन बनाया था मैंने, तो तुमने देखा था 6 के बाद में 5, 4, 7, पता नहीं क्या क्या बन रहे थे। इसका मतलब प्रक्रिया तो आगे और चल रही होगी। यदि मैं तुमको वो सारी चीजें समझाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर एक चक्कर से काम नहीं चलेगा, 6 चक्कर चलाने पड़ेंगे। एक चक्कर से मैं तुमको केवल एक ही चीज समझा सकता हूं, क्या? कि यदि यहां एक चक्कर चल रहा है, मतलब एक CO2 आ रहा है प्रोसेस के अंदर, तो ग्लूकोज में सिर्फ एक कार्बन ये वाला होगा। यदि मैं ऐसा बोलूं तो फिर तुम इसको समझ सकते हो कैसे, कि टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इस 6 में से एक कार्बन आया है किसके अंदर? हेक्सोज के अंदर। 5 कहां है? 5 कार्बन वापस से RUBP बन गए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से तुम समझो तो एक चक्कर में एक CO2 ग्लूकोज के एक कार्बन के रूप में जा रहा होगा। यदि हम पूरा का पूरा सही से समझना चाहते हैं तो हमको तो यही पता है क्या, कि 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनता है। तो कितना CO2 लू? 6। कितना राइबोलोज लेना पड़ेगा? 6। कितना PGA बनेगा? 12। कितना ट्रायोज बनेगा? 12। कितना ATP खर्च होगा? आई बात समझ में? कुछ बच्चे बोले सर और थोड़ा सा और समझा दो, और समझो। यदि ये 5 कार्बन का है और 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हमने यूज में लिए, तो टोटल कितने कार्बन है? यानी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है उसके 5 कार्बन होते हैं, और यदि हमने 6 मॉलिक्यूल मतलब 30 कार्बन हमने एंट्री करवा दी, और यहां से 6 कार्बन और आ गए, टोटल कितने कार्बन होने चाहिए? 36 हो जाने चाहिए। क्या 3 कार्बन का है ये? 12 यौगिक हैं, क्या 36 कार्बन हो गए? यस, हो गए। यही 36 कार्बन जो है वो एसिड से किस फॉर्म में आ गए? एल्डिहाइड की फॉर्म में। 12 3 कार्बन के हैं, 36 कार्बन। सही है कि नहीं? और इनमें से कितना निकल गया? इसमें से 6 निकल गया। 6 निकल गया तो कितना बचा? 30 बचा। 30 कार्बन बचने का मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 10 ट्रायोज बच गया है? ये बोल दूं क्या? यस, ये बोल देता हूं। 10 ट्रायोज बच गया है, 30 कार्बन बच गए। 10 ट्रायोज का मतलब वही 3 कार्बन के 10 यौगिक, 30 कार्बन। और यही 30 कार्बन बहुत सारी रिएक्शन करेगा, वही जैसे हम वहां देख रहे थे, बहुत सारे इंटरमीडिएट बनाएगा, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन चलेगी, और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट के। 30 के 30 कार्बन आ गए वापस, क्या दोबारा काम करने के लिए तैयार है? यस। लेकिन क्योंकि यहां पर एक एक फॉस्फेट होता है, इसके अंदर 2 फॉस्फेट, तो जब ये फाइनली इसके ठीक पहले वाले स्टेप में पहुंचेगा तो ये कन्वर्ट हो रहा होगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। और उससे क्या बनाना होगा? राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। अब बताओ भाई, एक तो फॉस्फेट चाहिए, कौन देगा फॉस्फेट? ATP देगी। तो इसका मतलब लास्ट वाले स्टेप में यहां पर आकर के, क्योंकि 6 बनाने ना, 6 ATP और भी खर्च होती है, जो अपना फॉस्फेट देती है किसको? राइबोलोज 20 फॉस्फेट बनाने के लिए। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? तो क्योंकि यही 30 कार्बन का यौगिक एक यौगिक दूसरे में कन्वर्ट हो गया, क्यों कन्वर्ट हुआ? क्यों कन्वर्ट हुआ? ताकि ये चक्कर चलता रहे, बार बार चलता रहे, इसलिए कन्वर्ट हुआ। तो इस वाले स्टेप को, स्टेप नंबर 3 जो है वो हम बोल देते हैं, क्या है ये? रीजनरेशन। स्टेप नंबर 3 रीजनरेशन। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि ये रीजनरेशन स्टेप भी एक क्रूशियल स्टेप है। किसके लिए? C3 चक्र को पुनः चलाने के लिए क्रूशियल स्टेप।
ये तो मोस्ट क्रूशियल है पहला वाला, और इसको हम क्रूशियल मानते हैं। किस चीज के लिए क्रूशियल? पुनर्चक्रण के लिए क्रूशियल है। क्या बात है, सबको समझ में आ गई क्या? क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो फिर इतना नोट करो, फिर एनर्जी देखते हैं। हाँ बच्चे, वो निकल जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। क्या एक एक बात क्लियर है क्या? रट डालोगे? हाँ, अरे बहुत आसान है उसमें भी। अब तो हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़ी बहुत देखी, तो उससे तो हमको आइडिया ही लग गया कि अच्छा रिडक्शन मतलब क्या है, क्यों हम अपचयन बोल रहे हैं, NADH2 का क्या यूज होगा, दिख रहा है अब तो हमको। डायग्राम बनाते भी जाओ और मेरे कुछ सवालों के जवाब भी देते जाओ। सवाल है कि बताओ केल्विन चक्र में कुल कितनी ऊर्जा खर्च होती है? कितने एटीपी और कितने NADPH2? 18 एटीपी और 12 NADPH2 सरासर गलत जवाब है। गलत जवाब है। जब तक तुम्हें 6 चक्कर चलाने के लिए नहीं बोला जाएगा, कितने चक्कर चलाओगे? एक ही चक्कर चलाओगे। क्या आंसर होना चाहिए? 3 एटीपी और 2 NADP। अपने मन से तुमने, हाँ ये सोचे 6 साइकिल चला दिया, बताओ ठीक है। यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि यही सवाल अब दूसरे तरीके से पूछो, केल्विन चक्र के द्वारा एक ग्लूकोज बनाने में कुल कितनी ऊर्जा खर्च होगी? अब 18 एटीपी और 12 NADPH2 सही जवाब होगा, क्योंकि एक ग्लूकोज बोल दिया तो समझ गए कि अच्छा 6 CO2 फिक्स करें, या बोल देता 6 CO2 को निर्धारित फिक्स करने के लिए या 6 चक्र में कुल कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तब तुम वैसा करते। क्वेश्चन बोले एक PGA से एक ट्रायोज फॉस्फेट बनाने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? एक PGA से, या सीधे ही बोल दिया PGA से ट्रायोज फॉस्फेट बनाने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? गलत जवाब। एक एटीपी और एक NADPH2। एक स्टेप बोला ना कि PGA से ट्रायोज बनाना है, तुमने अपने मन से 2 PGA कैसे मान लिया? 2 माने तो 200 ही मान के आंसर कर देते। 2 क्यों माने अपने मन से? यदि बोला ट्रायोज फॉस्फेट से PGA से ट्रायोज बनाने में कितनी ऊर्जा खर्च, एक, जब तक बोला ना जाए एक रिएक्शन एक चक्कर दिखना चाहिए। जब बोल दिया जाए, अब यही बोला जाता कि यदि हम
1 केल्विन साइकिल में पीजीए से ट्रायोज बनाते हैं तो कितनी ऊर्जा खर्च होती है, तब दो। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को कि जब तक तुमको कोई हिंट ना दिया जाए तो तुम्हें एक चक्कर दिखना चाहिए, एक रिएक्शन दिखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब 2 के लिए पूछे या 10 के लिए पूछे, 100 के लिए, कितने के लिए पूछ ले, तो यहां पर एनर्जी कैलकुलेशन में इसलिए मैं लिखूंगा साफ साफ किसके लिए कर रहा हूं, 4 6 CO2 और 1 ग्लूकोज और 6 साइकिल, ऐसा कुछ बोल दे बस, तब हम देखेंगे 6 के लिए, अदरवाइज हमको देखना पड़ेगा 1 के लिए। समझ गए? आता हुआ होगा, सब कुछ बढ़िया से आता होगा, क्वेश्चन गलत कर देते बच्चे, क्यों? ये चीज को ध्यान नहीं रखते, ये ध्यान रखना होगा बात। तो एटीपी कितनी खर्च हुई देखते हैं जरा। एटीपी खर्च मुझे दिख रहा है कि 12 एटीपी खर्च हुए हैं अपचयन में, अपचयन पद में, प्लस 6 एटीपी पुनरुद्ध भवन में, रीजनरेशन पद में, तो टोटल हो गया ये, टोटल 18 एटीपी खर्च हुआ है। ऐसे को बोले NADPH2 खर्च कितना हुआ है, तो मैं बोल दूंगा NADP खर्च हुआ है 12। क्या NADP भी हाई एनर्जी कंपाउंड, उच्च ऊर्जा युक्त कंपाउंड होता है क्या? यस। एक NADP की ऊर्जा को हम कितने एटीपी के बराबर समतुल्य मान सकते हैं? 3 एटीपी। यानी कई बार कैलकुलेशन में यदि NADPH2 नहीं दिया हो और उसकी जगह एटीपी के रूप में दे दिया हो तो एक NADPH2 को कितने एटीपी के बराबर मान लोगे? 3। हालांकि ये कन्वर्ट नहीं होगा, NADPH2 एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा में इसके बराबर माना जाता है। क्यों? NADH2 कन्वर्ट होता है उससे कंपेयर करके। ठीक है, तो कुल ऊर्जा खर्च जो है वो है 12 एटीपी प्लस, सॉरी 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2, या फिर बोल सकते हैं 18 प्लस 36 54 एटीपी, इसके बराबर ऊर्जा जो है वो खर्च हो गई। क्या बातें एकदम क्लियर हैं? क्रिस्टल क्लियर है प्रोसेस? फटाफट से नोट करो, पढ़ते हैं C4 पथ। देखो, जब अच्छे काम की शुरुआत करते हैं वही अच्छा मुहूर्त होता है। C4 पथ हैच एवं स्लैग पथ। हाँ, पुनः चलाने के लिए, मतलब एक चक्कर यहां पे कंप्लीट हुआ है, फिर वापस से तुम चाहते हो कि CO2 को बाइंड करे, तो RUBP होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, इसलिए। कहां पे एटीपी का यूज क्यों किया था? यहां पे, ये वाले स्टेप में, क्योंकि होता है इसलिए किया था। बोल रहे हो कैसे होता है? देखो देखो, 3 PGA है ना, इससे बनता है 1/3 बाय PGA, फिर इससे बनता है 1/3 बाय PGAL, और इससे बनता है 3 PGAL। नहीं नहीं, ठीक है। अब देखो,
यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ, पहले 3 PgAl से 1,3/PgA बनाना है, तो क्या एटीपी कंज्यूम होगी कि नहीं होगी, तब ये बनेगा पहले ऐसा। फिर इसके अगले स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो कौन खर्च होगा, NADPH2, ये बन गया। अब इसके बाद एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और ये कन्वर्ट होता है इसमें। तो ये 2 स्टेप, टोटल 3 स्टेप होती है इनके बीच में, तो इसीलिए एक स्टेप में एटीपी खर्च होता है और एक में NADPH2 खर्च होता है। अब हमने तो क्या किया, इन सबको सीधे लिख दिया, 3PGA से 3PGA सीधे लिख दिया हमने, बीच के ये स्टेप खा गए, तो क्या होगा, ये एक साथ लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखा है। समझ गए? आइसोमर है, दोनों बनते हैं आइसोमर है, आइसोमरेज एंजाइम एक दूसरे में परिवर्तित करवाता रहता है। ये जो स्टेप है ये ग्लाइकोलाइसिस की ही उल्टी स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ा है तुमने अपने जीवन में, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, PGAL, DHAP 1,3/PGA 3PGA। याद आ रहा है, याद आ रहा है, ये क्या है और ये क्या है, यहां से यहां पर जाना है, 3PGA पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 1,3/PGA, अभी बताया इस बच्ची को, 1,3/PGA, इससे क्या कन्वर्ट होगा, 1,3/PGAl, फिर 3PGAl, आइसोमर बनेगा क्या, DHAP, मिलके क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर 6, फिर ग्लूकोज, ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक की रिएक्शन जो है वो बस इसको उल्टा कर दो, इतनी है। तुमने क्या किया, शॉर्टकट, आई बात समझ में? तो इसीलिए रिडक्शन स्टेप जो होता है इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल फेज भी बोलते हैं। हेडिंग डाल दो, C4 पाथवे, C4 पथ और हैच फ्लैग पथ, लिखो, लिखो यह पथ, हेडिंग डाला हुआ है C4 पथ, हैच इन स्लैग पथ, लिखो यह पथ C4 पादपों में पाया जाता है। C4 पथ के लिए लिखो, यह पथ C4 पादपों में पाया जाता है। C4 पादपों में पाया जाता है। ये पादप उष्ण एवं सूखे क्लाइमेट यानी मौसम, वातावरण, जलवायु के लिए, हाँ जलवायु के लिए उष्ण या सूखे जलवायु के लिए, ब्रैकेट में लिख देना, इंग्लिश में लिख देना, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जीरोफाइटिक कंडीशन, ट्रॉपिकल जीरोफाइटिक कंडीशन के लिए अनुकूलित होते हैं। के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट लिखो, इनकी प्रकाश संश्लेषण की उत्पादकता, इनकी
प्रकाश संश्लेषण की उत्पादकता उच्च होती है। प्रकाश संश्लेषण की उत्पादकता उच्च होती है, साथ ही ये C3 पादपों की तुलना में जल संरक्षण के लिए अधिक दक्ष होते हैं, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल्स। उदाहरण क्या है? उदाहरण मक्का, मेज, गन्ना, शुगर केन। इंग्लिश में लिख दूं क्या? मेज, शुगर केन, सोरगम। क्या होता है सोरगम? ज्वार। एट्रीप्लेक्स ही होता है, लवणीय उसमें उगने वाला पादप है, बहुत ज्यादा सांद्रता या परासरण दाब होता है सेल्स के अंदर, एट्रीप्लेक्स। उसके अलावा चीनोपोडियम, बथुआ होता है, बथुआ एटसेट्रा लिख दो। क्या मुख्यतः मोनोकॉट है? मुख्यतः मोनोकॉट्स है। जल्दी नहीं बच गई, फटाफट से देख लो। नेक्स्ट लिखो इन पादपों में पर्ण में विशेष शारीरिकी, इन पादपों में पर्ण में विशेष शारीरिकी, ब्रैकेट में लिख देना क्रेंज एनाटॉमी, विशेष शारीरिकी, ब्रैकेट में लिखना क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, जिसमें मीजोफिल कोशिका एवं पूलाच्छद कोशिका, जिसमें मीजोफिल कोशिका एवं, हाँ पूलाच्छद को बंडल शीट बोलते हैं, पूलाच्छद कोशिकाएं संकेंद्रीय वलय के रूप में WREATH रेथ लाइक अरेंजमेंट लिख दो, रेथ लाइक अरेंजमेंट, ब्रैकेट में लिखना रेथ लाइक अरेंजमेंट पाई जाती है, रेथ क्या होता है जानते हो? माला। कौन सी माला? कभी तुमने देखा होगा कि कोई वीर जवान शहीद हो जाते हैं तो उनको श्रद्धांजलि जो है दी जाती है, ऐसा एक गोल सा वो बुके होता है, सुंदर से फूल लगे होते हैं, उसको बोलते हैं रेथ। या फिर कोई लड़की हीरोइन बनने के लिए ऐसे यहाँ बालों पे ऐसे गोल सा कुछ पहन लेती है जिसमें फूल पत्ती से लगे होते हैं, वो भी होता है रेथ। मतलब जो भी समझो तुम, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेथ। तो वैसी माला के जैसी अरेंजमेंट दिख रही है क्या? यस। और इसके अंदर डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं।
ये वाली कोशिका जो है ये है मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स है ये। और मीजोफिल सेल्स में भित्ति कैसी है? पतली, थिन वॉल है। इसकी मोटी होती है किसकी? बंडल शीथ सेल की, थिन वॉल्ड है। ठीक है, इसके अंदर ये कैसे अरेंज है? बंडल शीथ के चारों ओर वलय में व्यवस्थित, ऐसी व्यवस्थित है ये। तीसरा चीज, इसके पास में साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में एक एंजाइम होता है, पेप्केज एंजाइम उपस्थित होता है। ऐसा होता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट भी कुछ खास है। क्या खास है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं, क्या तुम्हें संख्या में कम दिख रहा है? क्या छोटे दिख रहे हैं? यस। एवं ग्रेना युक्त। यदि ग्रेना है तो क्या प्रकाश अभिक्रिया चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, प्रकाश अभिक्रिया चलेगी। तो उसमें क्या बनेगा? एटीपी, NADPH2 एवं ऑक्सीजन बनती है। लेकिन खास बात है, इसके पास रुबिस्को अनुपस्थित होगा। तो क्या होगा? C3 चक्र, C3 चक्र अनुपस्थित होगा। तो ये तो खास बात है किसकी? मीजोफिल वाले सेल्स के। बंडल शीथ की क्या खास बात दिख रही है? बंडल शीथ सेल, पूलाच्छद कोशिका, मोटी भित्ति है क्या? थिक वॉल। एक से अधिक वलय के रूप में हो सकती है, हमेशा हो जरूरी नहीं है, हो सकती है, मल्टी लेयर्ड हो सकती है। और तीसरा, पेप्केज एंजाइम अनुपस्थित। क्या इनके क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हो? क्या कुछ अंतर दिख रहा है क्या? बड़े अधिक संख्या में, बड़े अधिक संख्या में एवं ग्रेना रहित होते हैं। स्ट्रोमा लैमेली होगा इसके अंदर, स्ट्रोमा लैमेली होता है। अतः क्या बन जाएगा? एटीपी बनती है। एंड द लास्ट पॉइंट, रुबिस्को एब्सेंट, प्रेजेंट। रुबिस्को प्रेजेंट होगा तो C3 चक्र चलेगा। किसकी क्लास है नेक्स्ट? नहीं, ये अच्छी बात है कि कई बार बच्चे जो हैं वो जाते हैं ऐसे समोसे कचौरी की दुकान पे, एक के साथ एक कचौरी फ्री, कितना खुश हो जाते हैं। वैसे ही क्लास में भी होना चाहिए कि आज सर ने थोड़ा ज्यादा पढ़ाया, देखो कितना मजा आया हमको। चलो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोसेस जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने क्रेनियल एनाटॉमी देखी बस।